नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली का भाग 18 और आज काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा क्योंकि इसमें हम देखेंगे महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थानीय शब्दावली, यानी कि स्थानीय परिवेश में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। बाकी देखिए, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली और कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ मुहावरे के लिए एक प्लेलिस्ट अलग से मैंने बनाई है, जिसमें 18 भाग आपके शब्दावली के अपलोड हो चुके हैं और 22 या 23 भाग गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति और मुहावरे के अपलोडेड हैं। इतना आप देखेंगे इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए। 2-4 वीडियोज़ और इसमें मैं एडिशनल दे दूंगा आपको, ठीक है। बाकी देखिए, एप्लीकेशन स्टोर पे आगामी री एग्ज़ाम जो आपका है 17 मई वाला, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर टेस्ट सीरीज चलिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स, उसको आप ज़रूर इनरोल कीजिएगा। उसके साथ उसमें करंट अफेयर्स के टेस्ट भी आपको दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट वाला कोर्स भी मिल जाएगा, जिसमें हर सब्जेक्ट के आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए गए हैं। दोनों ही टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है और सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली पार्ट 18 में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, तो अच्छे से इनको देखेंगे। सबसे पहला इसमें शब्द है, देखिए, चुंगटी। चुंगटी जो कहा जाता है ना, चुंगटी, चुंगटी आपका ये होता है भोटिया पुरुष जो टोपी पहनते हैं। भोटिया, जो भोटिया जनजाति है ना, तो भोटिया जनजाति के पुरुष जो टोपी पहनते हैं ना, उसको ये बोलते हैं चुंगठी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और महिला जो टोपी पहनती है, महिला, इसको बोलते हैं क्या? चुबती। चुबती, महिलाओं की टोपी को चुबती कहा जाता है, जबकि पुरुष टोपी को कहा जाता है, भोटिया पुरुष टोपी को चुंगठी। चलिए अगला है, देखिए आपका परथारी। परथारी का मतलब होता है, देखिए आपका परथारी क्या कहा जाता है? परथारी का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा कोई काम अटक गया और उस काम के लिए मैं कोई चीज़ अपने पड़ोस वाले से उधार मांग के लाता हूँ, ठीक है। यानी कि किसी कार्य के निष्पादन के लिए, कार्य निष्पादन के लिए, कार्य निष्पादन के लिए उधार मांगी गई वस्तु, ठीक है। उधार मांगी गई वस्तु, कुछ भी वस्तु हो सकती है, मांगी गई वस्तु, इसको कहा जाता है परथारी। मान लीजिए अब मेरे बगल में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरे घर पे कोई आ गया, उसने बोला यार एक फावड़ा और एक हथौड़े की ज़रूरत है, दे दो यार, कुछ दिन में काम पूरा होगा तो दे दूंगा, ठीक है। तो काम उसका निकल गया। ऐसे मान लीजिए किसी समय उसका आटा या कुछ चावल खत्म हो गया, बाजार दूर है, पर्वतीय अंचलों में ऐसा होता है, तो यार बाजार जाने तक उसका खाने का वेट थोड़ी करेंगे, 2-4 घंटे लग जाते हैं। अब तो खैर गाँव गाँव में सड़क पहुँच गई है, पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये विशिष्ट शब्दावली तो हमारे पूर्वजों से आती चली आ रही है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास अभी राशन नहीं, अभी खाना पकाने के लिए दिन का, तो दिन का मैंने मांग लिया बगल वाले से, 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, ठीक है। या मांग जो भी पैमाना होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, जिसको नाली कहते हैं, नाली वाला पैमाना हो गया। मैंने बोला एक नाली चावल दे दे, एक नाली आटा दे दे, मैं मार्केट से ले आऊँगा तो फिर मैं तेरे को वापस कर दूंगा। तो ऐसे जब कार्य निष्पादन के लिए उधार मांगी गई वस्तु होती थी, इसको परथारी कहा जाता है। इसको पैंचा भी, बहुत जगह आपको शब्द एक मिलेगा, पैंचा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए आपका पराज। तो पराज, देखिए पराज का मतलब होता है, देखिए कोई हथेली या जो पैरों का तला होता है, जो हमारी हथेली होती है ना, हथेली या पैरों के तले में, पैरों के तले में, तली में क्या होना? सरसराहट होना, ठीक है। तो इसका मतलब ये माना जाता था कि कोई आपको याद करे, जैसे बोलते हैं ना बाटुली, बाटुली हिचकी को आ जाता है, जो हिचकी हमको आती है उसको बाटुली कहा जाता है। जैसे बाटुली लगने पे ही बोला जाता है कि कोई आपको याद कर रहा है, ऐसे ही पराज मतलब ये होता है कि हथेली और पैरों के तलों में अगर सरसराहट हो रही है, तो लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं हमारे पर्वतीय अंचलों के कि कोई भाई याद कर रहा है, ठीक है। पराज, याद आ रही है मतलब। अगला देखिए पस्तो। पस्तो का मतलब होता है, देखिए आपका पस्तो, ठीक है। तो पस्तो देखिए एक आपका संवेदना व्यक्त करने वाला शब्द है। मान लीजिए किसी के घर पे दुख है, कोई बुजुर्ग मर गया और बुजुर्ग की क्रिया, मान लीजिए उसका कोई बेटा कर रहा है, ठीक है। तो क्रिया करने वाला व्यक्ति, क्रिया वो व्यक्ति करता है जिसका मुंडन होता है, जो आपका जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसको जो आपका मुखाग्नि प्रदान करता है, ठीक है, चिता को, तो वो व्यक्ति क्रिया भी करता है। अब क्रिया में बैठे व्यक्ति को, क्रिया में बैठे व्यक्ति को संवेदना प्रकट करना, ठीक है। मैं गया उसके पास और मैंने बोला यार कोई बात नहीं, ये तो सच्चाई है, मृत्यु ही सत्य है, ठीक है, ये होना ही था। तो जैसे हम उसको सांत्वना देते हैं, यानी कि क्रिया में व्यक्ति व्यक्ति को संवेदना व्यक्त करना अपनी, इसको कहा जाता है पस्तो, ठीक है, पस्तो। अगला शब्द है, देखिए पैलवाड़ा। पैलवाड़ा का मतलब होता है, देखिए पर्वतीय अंचलों में ऐसे खेत जहाँ पर रोपाई ना हो, रोपाई रहित खेत, रोपाई रहित खेत जो होंगे, जिन जिन खेतों में रोपाई नहीं होती, उस खेत को पैलवाड़ा कहा जाता है, ठीक है। अगला शब्द है, देखिए बगछट।
बकशट का मतलब होता है यार बहुत ही बकशट कर रहा है यार, बहुत बकशट मतलब यार मज़ा आ गया यार गुरु, मज़ा आ गया बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अत्यधिक उल्लास, बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास जब हो जाता है उसको कहते हैं बकशट, ठीक है। अत्यधिक उल्लास की स्थिति, बहुत ज़्यादा खुशी की स्थिति को कहा जाता है बकशट। अरे यार बकशट है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला देखिए बाखड़िया। तो बाखड़िया शब्द का मतलब होता है बाखड़िया, यानी कि बाखड़िया शब्द तब प्रयुक्त किया जाता है, मान लीजिए गाय जो है, गाय को बच्चा दिए हुए बहुत टाइम हो गया और धीरे धीरे उसका दूध कम होने लगा है। यानी कि गाय का बछड़ा होने के बाद एक लंबे अंतराल के बाद जो उसके दूध में कमी आ जाती है और दूध बस सूखने ही वाला होता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है बाखड़िया, ठीक है। ऐसा पशु जिसने बहुत पहले बच्चा दिया हो और जिसका दूध कम हो गया हो, जिसका दूध कम हो गया हो, ठीक है। ऐसा पशु जिसका दूध कम हो गया हो, वो गाय भी हो सकता है, भैंस भी हो सकता है। अगला देखिए मुक्सरें। मुक्सरें का मतलब होता है देखिए आपका किसी के सामने की जाने वाली प्रशंसा, ठीक है। किसी के सामने, किसी के सामने उसकी प्रशंसा, मतलब मैंने किसी के सामने ही प्रशंसा कर ली, उसकी तारीफ या प्रशंसा, ठीक है। इसको कहते हैं मुक्सरें, यानी कि मुंह के सामने ही क्या किया, सराहना की, मुक्सरें। अगला देखिए मुकजतरा। मुकजतरा का मतलब होता है देखिए, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार व्यक्ति है और पूरे गांव को पता चल गया कि भाई अब इसका लास्ट समय है। तो आज भी पर्वतीय अंचलों में जब ऐसी कंडीशन आती है तो उस व्यक्ति को देखने के लिए, उस व्यक्ति को अंतिम समय में उसके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है मुक जतरा, यानी कि मरणासन्न व्यक्ति के अंतिम दर्शन, मरणासन्न व्यक्ति के अंतिम दर्शन, ठीक है। इसको कहा जाता है मुख जतरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द देखिए रासा। रासा जो शब्द है देखिए, रासा का मतलब क्या होता है, तो रासा जो शब्द है भाई आपका, इसका मतलब होता है देवता की पूजा में गाए जाने वाले गीत, यानी कि देव पूजन, देव पूजन में गाए जाने वाले गीत, ठीक है। इनको कहा जाता है रासा। अगला देखिए अंगदीरा। अंगदीरा का मतलब होता है, अंगदीरा को अंधखीरा भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपने देखा होगा पर्वतीय अंचलों में जो हमारे मिट्टी वाले घर होते हैं, ऐसे दो प्रकार के ऐसे चूल्हे बने होते हैं ना, चूल्हा बना होता है, यहाँ तो बीच में हम लकड़ियाँ लगाते हैं चूल्हे में, ठीक है, यहाँ से लपट जलती है। लेकिन चूल्हे के ऊपरी स्थान पे भी, जो ऊपरी भाग होता है चूल्हे का, वहाँ पर कुछ स्थान खाली होता है। इस खाली स्थान में लकड़ी रखी जाती है ताकि लकड़ी अच्छे से सूखते भी रहें, ठीक है। खाली स्थान पर लकड़ी रखी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जिनकी बारी आएगी फिर जलाने के लिए चूल्हे में डालेंगे। तो अंगदीरा या अंधखीरा का मतलब होता है चूल्हे के ऊपर का वह स्थान जिसमें लकड़ियां रखी जाती है। बाई चांस कभी बरसात से थोड़ा गील या मॉइस्चर भी है उस लकड़ी में, तो चूल्हे से जब तक आग जलेगी तो तब तक ये वाली लकड़ियाँ सूख जाएंगी नीचे के धुएं से और जो गर्मी जाएगी, ठीक है। तो इस प्लेस को कहा जाता है आपका अंगदीरा। अगला देखिए अगलियार। अगलियार का मतलब होता है देखिए आपका, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु को पाने में सबका बारी बारी से नंबर आ रहा है, यानी कि किसी वस्तु को पाने के लिए एक एक करके प्राप्त होने वाला अवसर, इसको कहा जाता है अगलियार। किसी वस्तु को, मतलब ये मान लीजिए कि पानी भरना है, पानी का एक ही नौला है गांव में, ठीक है। अब पानी के नौले में सबका नंबर लग गया है, एक दो चार पांच लोग आ गए घड़ा लेके, गागरी लेके, तो पहला ये भरेगा, फिर दूसरा ये भरेगा, तीसरा ये, तो इस कंडीशन को कहा जाता है अगलियार। अगला देखिए आपका अघाणो। अघाणों का मतलब होता है देखिए अघाणो, अघाणो, ठीक है। कोई बर्तन है मान लीजिए, अघाणों का मतलब है कोई बर्तन मान लीजिए बनावट में तो ऐसा लगता है कि आपका उसमें ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए कोई बर्तन फिक्स एक पैमाने का 2 लीटर का, लेकिन उसमें ऊपर तक लबालब कुछ भर दिया, मतलब वो 2.25 लीटर हो गया। तो कहने का मतलब ये है किसी पात्र में उसकी क्षमता से अधिक रखा जाना, किसी पात्र में उसकी क्षमता से अधिक रखा जाना, कैपेसिटी से ज़्यादा रखना, ठीक है। इसको कहा जाता है अघाणो। नेक्स्ट है देखिए अत्रैण। अत्रैण का मतलब क्या होता है देखिए, अत्रैण का मतलब होता है जो हमारा पर्वतीय अंचलों के घर होते हैं, छज्जा होता है, तो छज्जे के नीचे की जो लकड़ी होती है और दीवार से थोड़ा बाहर की तरफ दिखती है, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है अत्रैण। पर्वतीय अंचलों में अगर आपने घर देखे होंगे, देखिए ये पटाल वाला घर है जैसे मान के चलो, ठीक है, ये पटाल लगे हुए हैं, तो पटाल भी तो नीचे जब बल्लियाँ होती हैं इसमें और बल्लियों के साथ साथ लकड़ियाँ होती हैं, तो बाहर को ये जो लकड़ियाँ जिनके ऊपर ये पटाल बैठे हुए हैं,
तो इन लकड़ियों का कुछ हिस्सा बाहर तक दिखाई देता है ना। इसी को कहा जाता है आपका क्या, अतरैण। ठीक है, अगला देखिए इखरौण। इखरौण का मतलब होता है, देखिए इखरौण का मतलब होता है जब भी कोई अनाज होता है उस अनाज को प्रथम बार कूटने की प्रक्रिया, अनाज को प्रथम बार कूटना या पहली बार कूटना, ठीक है, इस क्रिया को कहा जाता है आपका इखरौण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो शब्द है देखिए रेमोड़ी। रेमोड़ी कहा जाता है देखिए आपका पर्वतीय अंचलों में जो भी लोकल की सब्जियां होती है, जैसे मूली हो गई, मूली के अलावा प्याज हो गया, बंद गोभी का भी बनाया जाता है। ठीक है, सभी सब्जियों को मिला के या नॉर्मली जो भी पर्वतीय क्षेत्र में जैसे ककड़ी होती है बड़ी वाली, इन सबको मिला के जो सैलेड बनता है उस सलाद को रेमोड़ी कहा जाता है। ठीक है, सलाद के लिए, सैलेड के लिए एक शब्द है रेमोड़ी। अगला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है डडवार। डडवार एक प्रथा है भाई। ठीक है, ये एक आपका ट्रेडिशन है। और देखिए डडवार जो है ना, जो क्षत्रिय लोग थे, जमींदार लोग थे, केवल यही अन्न उत्पादन करने का काम करते थे। ब्राह्मणों के पास विशेषतः जमीन कम होती थी प्राचीन समय में, और जो औजी या लोहार का काम करने वाली जाति होती थी उनके पास भी अपने खेत नहीं होते थे, भूमिहीन थे वो बेचारे। तो पहले क्या करते थे, जैसे ही फसल तैयार होती थी तो ये लोग जो भी हमारे ब्राह्मण हैं, औजी हैं और लोहार हैं, ये आपके आते थे किसके लिए, वहाँ पे इस फसल का एक हिस्सा मांगने के लिए। ठीक है, तो फसल का एक हिस्सा जब दिया जाता था इनको, इसी को कहा जाता था डडवार प्रथा। फसल का एक हिस्सा दिए जाने की प्रथा, ठीक है, इसको कहा जाता था डडवार। अब किस किस को दिया जाता था ये, तो ये दिया जाता था आपका, मैंने बताया आपको, एक तो आपका ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मण के अलावा औजी लोग जो होते थे गाना बजाना जो करते थे, ठीक है, इसके अलावा आपका जो लोहार का काम करने वाले होते थे, लोहार का कार्य, ठीक है, इनको ही दिया जाता था। तो ये अन्न दान करने की एक प्राचीन परंपरा है डडवार। आज भी ये हमारे जहाँ मेरा गांव है वहाँ मैं आज भी देखता हूँ ये डडवार प्रथा है। आज भी औजी और लोहार का काम करने वाले हमारे घर पे आते हैं और कुछ धान का हिस्सा, गेहूँ और धान या जो भी अनाज आप देना चाहते हो मांग के ले जाते हैं और आपकी अच्छी कामना के। कई बार कुछ लोग दमाऊ लेके भी आते हैं, दमाऊ या ढोल लेके आते हैं, तो घर के सामने वो बजा देते हैं इष्ट की स्तुति करते हुए, जिससे कि घर में समृद्धि आएगी आपकी। ठीक है, तो जब वो बजाते हुए ऐसा करते हैं तो बोला जाता है कि आपके घर की समृद्धि के लिए और आप सभी लोगों पर देवी देवताओं की छत्र छाया रहे, तो ये दान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो जय, अगर आपके क्षेत्र में भी दोस्तों ये चीज़ें प्रचलित हैं तो इसको प्रमोट करें आप लोग। ठीक है, अगला शब्द देखिए आपका ऊंचाणों। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ गया ऊंचाणों। ऊंचाणों का मतलब क्या होता है, कई बार देखिए पर्वतीय अंचलों में ये लगता है लोगों को, कोई बीमार हो गया, अचानक से कुछ ऐसा हो गया आदमी को, ठीक है, कभी बेहोश हो गया या कोई गलत चीज़ें हो रही हैं घर में, तो आदमी को क्या लगता है कि कहीं मेरे से कोई देवता नाराज़ तो नहीं हो गया। तो देवता की मनौती में रखे जाने वाले चावल, तो लोग बोलते हैं देखिए देवता की मनौती में रखे जाने वाले चावल। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ लगता है आदमी को कि यार मेरे देवता मेरे से नाराज़ हैं, तो आदमी क्या करते हैं, एक मुट्ठी चावल रखते हैं, उसमें एक सिक्का रखते हैं, उसके बाद बोलते हैं हे प्रभु मेरे से कोई गलती हुई है तो माफ़ करना। ठीक है, तो अगर आपने मुझे कल तक ठीक कर दिया या मेरी कंडीशन ठीक हो गई तो मैं अगले साल आपके वहाँ पे पूजा करूँगा, या जो भी उनकी मनौती है। ठीक है, तो देवता का नाम लेकर चावल हाथ में लेकर जो मनौती की जाती है, उसके बाद इस चावल को अलग रख दिया जाता है जब तक कि उस देवता की पूजा नहीं होगी। और कई बार ये पाया गया है कि इस प्रकार की मनौती करने के बाद घर में जो भी सिचुएशन चल रही है वो सही पाई जाती है, या कुछ मान लीजिए किसी को छल लग गया, दोष लग गया, कुछ भूत का असर है, आँचरी का असर है, कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कम देखने को मिलती हैं। फिर इसी प्रक्रिया को उचारणों कहा जाता है। ठीक है, अगला शब्द है देखिए ख्वरफास। ख्वरफास का मतलब होता है देखिए आपका रस्सी में लगने वाली एक, रस्सी में लगने वाली, ठीक है, रस्सी में लगने वाली कठिन गांठ, मतलब एक ऐसी गांठ होती है ये, ठीक है, जो कि रस्सी में लगाई जाती है, ख्वारफास, जो कि बहुत मुश्किल से भी खुलती है, इतनी टाइट हो जाती है, इसी को कहता है ख्वारफास। अगला देखिए खर्क या खरक, ये मैं आपको पिछली बार भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो जब भी हमारे जो पशु चारक होते हैं गर्मियों में ऊपर जाते हैं, तो गर्मियों में आपको पता है दोस्तों मिड जून के बाद मानसून आ जाता है। अब मिड जून के बाद जब मानसून आता है तो इन पशु चारकों को, तब तक तो ठीक है खुले आसमान के नीचे भी सो जाते हैं, पशु भी सो जाते हैं, लेकिन जब मानसून आने के बाद ऊपर बुग्यालों में भी बारिश होती है तो पशुओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी एक अस्थाई निवास तो चाहिए ना, टेम्परेरी एक वहाँ पे निवास चाहिए।
इसीलिए ये अस्थाई निवास बनाते हैं, वहाँ पर झोपड़ी टाइप की बनाते हैं। ठीक है, इसी झोपड़ी को खरक कहा जाता है। ठीक है, तो खरक क्या है? ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगलों के बीच जहाँ पर बरसात में पशुओं के लिए अस्थाई गौशाला बनाई जाती है या अस्थाई निवास बनाया जाता है, उसी को खरक कहा जाता है। अगला शब्द है देखिए गोडियारू। गोडियारू का मतलब होता है देखिए आपका, ठीक है, गोडियारू का मतलब होता है जब भी धान या गेहूं की गुड़ाई होती है, धान या गेहूं की गुड़ाई के समय निकला हुआ खरपतवार, निकला खरपतवार। खरपतवार तो जानते हैं ना, खरपतवार का मतलब होता है धान गेहूं के पौधों के अलावा जो भी घास अगल बगल जमी होती है, ठीक है, जो भी अन्य फालतू चीज़ें जमी होती है उसको गुड़ाई करके निकाल लिया जाता है। और गोडियारू करने के लिए जो उपकरण मुख्यतः प्रयोग होता है हमारे पर्वतीय अंचल में, इसको कुटली कहा जाता है। सुना होगा ना आपने, कुटली से ही आपकी गुड़ाई होती है धान या गेहूं की, ठीक है, या किसी अन्य अनाज की भी। वैसे जो मोटे अनाज होते हैं उनमें गुड़ाई की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मोटे अनाज को आप किसी भी प्रकार की भूमि में आसानी से बो सकते हैं, भले वो आपका इजरान भूमि क्यों ना हो। लेकिन धान के लिए स्पेशली देखिए, जो आपका तलाऊ भूमि है या उपराऊ भूमि है उसी में धान अच्छा होता है। गेहूँ फिर भी आपका उपराऊ या दोमट में भी हो जाता है, लेकिन धान के लिए तो अच्छी भूमि चाहिए। ठीक है, तो गोडियारू गुड़ाई के समय निकला हुआ जो घास फूस या भी जो भी खरपतवार होता है उसको कहा जाता है। और गुड़ाई करने के लिए जो उपकरण, कृषि उपकरण प्रयुक्त होता है उत्तराखंड में, उसको कुटली कहा जाता है। ठीक है, आपने एक गाना भी सुना होगा, जंदिया बजू छाना बिलोरी लागला बिलोरी का घाम, हाथे की कुटली हाथे रे जाली, नाखे की नथुली नाखे रे जाली, लागला बिलोरी का घाम। तो बिलोरी का घाम, बिलोरी जो है भैया आपका ये बागेश्वर में एक स्थान है। यहाँ पर लड़की बोलती कि हे पिताजी मुझे छाना बिलोरी मत दो, क्योंकि छाना बिलोरी घाटी में स्थित एक प्लेस है। लड़की ऊंचे किसी हिल स्टेशन में रहती है, तो वो बोलते कि जब मैं उस घाटी एरिया में जाऊंगी तो वहाँ पर तो बहुत धूप लगती है, मैं काम काज कैसे करूँगी, मेरी नाक की नथली नाक में ही रह जाएगी, हाथ की कुटली हाथ में ही रह जाएगी। कुटली का मतलब यही कृषि उपकरण से। अगला शब्द है देखिए घटूड़। घटूड़ को बोलते हैं देखिए जो घराट होता है ना, पंचक्की घराट। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है घराट की, मैंने डाली हुई है। एक बार मैंने विजिट किया था एक घराट पे, आप लिखिएगा घराट या पंचक्की बाई देवभूमि करियर पॉइंट, तो वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो घराट जो होता है ये प्राचीन समय से ही उत्तराखंड के जो भी गाढ़ गधेरे होते हैं, नदी होते हैं, वहाँ पर स्थित होते हैं और अनाज को पीसने के लिए बनाए जाते थे। तो घराट में जो जल का मात्रक होता है उसको घटूड़ कहते हैं। घराट के जल का मात्रक यानी कि कितना पानी आ रहा है अंदर। ठीक है, पानी भी तो एक निश्चित लिमिट में चाहिए ना घराट में, तभी तो घूम पाएगा घराट, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े पार्ट होते हैं पत्थर के। अब तेज फोर्स से पानी नहीं आएगा, एक निश्चित पैमाने पे पानी आना चाहिए, घटोल से मापा जाता है। अगला देखिए दूंग या दोंग। दूंग या दोंग का मतलब होता है देखिए आपका, गढ़वाल क्षेत्र में क्या होता है, एक पिराई के बराबर अनाज, पिराई जो हो गई ना अनाज की, एक पिराई के बराबर अनाज, एक पिराई के बराबर जो अनाज होता है उसको एक दोंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए हलिया या साजी। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको। हलिया या साजी का मतलब देखिए तराई बाबर क्षेत्र में जो भूमि होती थी उस भूमि पर बटाई में खेती करने वाले कृषि मजदूर। ठीक है, कृषि मजदूरों के लिए शब्द है ये, जो कि आपका बटाई में खेती करते थे। ठीक है, कृषि मजदूर ध्यान रखेंगे। इसी को हलिया साजी कहा जाता है। हलिया जो होता है, हलिया हल जोतने वाले को, हलिया जो है हल जोतने वाला। अब तो हल कौन जोत रहा है, पर्वतीय अंचलों में भी ट्रैक्टर आ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा ये उत्तराखंड में, घतेर और घात। ठीक है, घतेर का मतलब ये होता है देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हुआ और उस अन्याय के लिए वो भगवान के मंदिर में चले गया। ठीक है, तो भगवान के मंदिर में जाकर उसने किसी के लिए गलत बात बोल दी, तो भगवान के मंदिर में जाकर, भगवान के मंदिर में जाकर किसी के अनिष्ट की कामना करना, किसी के अनिष्ट की कामना करना, अनिष्ट की कामना। ठीक है, कई बार होता है पर्वतीय अंचलों में देखिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं खेत के लिए, घास के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। छोटी छोटी बातों में ही कई बार क्या करते हैं लोग, बड़े स्टेप ले लेते हैं। वो देवता के मंदिर में चले जाते हैं और वहाँ पर आवाज़ लगा देते हैं कि इसके साथ ऐसा हो जाए। ठीक है, जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी को कहा जाता है घतेर, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है घाट डालना। ठीक है, इसी प्रक्रिया यानी कि
घतेर तो ये मंदिर में जाकर अनिष्ट करना। घाट डालने का मतलब ये है जब ये अनिष्ट की ये आवाज़ लगाता है, यानी कि देवता को आवाज़ लगाना। देवता अनिष्ट के लिए देवता को आवाज़ लगाना ही क्या कहलाता है, घाट डालना। ठीक है। अगला शब्द देखिए छाका। छाका बोला जाता है आपका, देखिए छाका भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो पांडव नृत्य जो होता है ना हमारे उत्तराखंड की धरती में, पांडव नृत्य, तो पांडव नृत्य के दौरान, पांडव नृत्य के दौरान, ठीक है, पांडव नृत्य के दौरान जो भी इसमें नृत्य करने वाले लोग होते हैं उनको दिया जाने वाला सामूहिक भोजन है, सामूहिक भोजन। ठीक है, पांडव नृत्य के दौरान पांडवों को दिए जाने वाला सामूहिक भोजन कहलाता है छाका। अगला देखिए आपका जोबरू। जोबरू का मतलब ये होता है, देखिए आपका जोबरू एक मिट्टी या लकड़ी का बर्तन होता है, मिट्टी या लकड़ी का बर्तन जिसमें आपका दूध या दही रखने के काम आता है, दूध या दही रखने के काम। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन जो कि दूध या दही रखने के काम आता है, इसको जोबरू कहा जाता है। ठीक है, और एक आपको ध्यान रखना, लकड़ी का बना हुआ दही जमाने का एक पात्र होता है उत्तराखंड में। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो दही जमाने के लिए आपका एक लकड़ी का पारंपरिक पात्र प्रयोग होता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका ठेकी। ठीक है, ठेकी कहा जाता है, या इसको पारा भी कहा जाता है, ठेकी या पारा। ये केवल लकड़ी का होता है, लेकिन जोबरू जो होता है मिट्टी का भी हो सकता है। अगला शब्द देखिए ठाकरो। ठाकरो तो पर्वतीय क्षेत्रों में मानो कोई लौकी की बेल है, कद्दू की बेल है, या ककड़ी की बेल है, जो हमारा पहाड़ी खीरा होता है ना, उस पहाड़ी खीरा की जो बेल होती है, उस बेल को सहारा देने वाली लकड़ी, सहारा देने वाली लकड़ी, तो उसको सहारा देने के लिए हम लकड़ी लगाते हैं ना एक, ताकि बेल उसी लकड़ी में फैले, तो इसी को ठाकरो या ठाकरा कहा जाता है। अगला शब्द देखिए ठुंगार। ठुंगार, या इसको वैसे ठुंगार तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आपका धुंगार भी कहते हैं, धुंगार। ठीक है, धुंगार। ठुंगार या धुंगार क्या होता है, देखिए आपका जब भी हम कोई खाना बनाते हैं ना, तो खाना बनाने के बाद उसमें जो तड़का मारते हैं हम लोकल चीज़ों से, लोकल की जो हमारी चीज़ें होती हैं उससे जो तड़का उसमें हम मारते हैं ना, जिससे कि खाने का स्वाद बढ़ जाता है, उसी को ठुंगार या धुंगार कहा जाता है। जैसे गढ़वाल में आपने देखा होगा जखिया बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जखिया जो होता है आपका ना, ये बहुत अच्छा धुंगार माना जाता है, इसका तड़का दाल वगैरह, छाछ अगर मट्ठा पी रहे हैं आप उसमें लगाया जाता है। पर्वतीय अंचलों में भी एक धुंगार के लिए आपका प्रयोग होता है, उसको धुंगार ही कहा जाता है। ठीक है, प्याज की जैसी पत्तियां होती हैं उसकी, उसको काट के सुखाया जाता है। और खासकर जो मुंशियारी धारचूला से ऊपर के आईटी एरिया का धुंगार होता है, उसकी खुशबू अगर आप यहाँ तड़का मारेंगे तो मान के चलो अगल बगल के 10-15 घरों में अवश्य जाती है। अगला शब्द देखिए डुकाण। डुकाण का मतलब होता है, देखिए आपका जब गाय भैंस दूध देना बिल्कुल कम मतलब शुरू कर दें। ठीक है, डुकाण का मतलब होता है गाय या भैंस, गाय या भैंस के थन में दूध आ जाना, थन में दूध आना, यानी कि कब की बात हो रही है। एक शब्द मैंने आपको पहले बताया कि जब बाखड़िया, बाखड़िया शब्द में मैंने आपको बताया कि जब पशु बहुत लंबा समय हो जाता है दूध देना कम कर देता है, यानी कि बाखड़िया हो गया बोलते हैं। लेकिन दुकान का मतलब होता है जैसे मान लीजिए गाय ने बछड़ा दिया, भैंस ने अपना बच्चा दिया, तो उसके बाद जब उसके थन में दूध आने लगता है प्रॉपर, इस वाली टाइम पीरियड को कहा जाता है डुकाण। डुकाण हो गया बोलते हैं, यानी कि गाय भैंस के थन में दूध आने लग गया। नेक्स्ट देखिए आपका ढोस। ठीक है, ढोस। ढोस का मतलब होता है आपका, देखिए ठीक है, तो जो गौशाले होते हैं, गौशाला को क्या कहा जाता है उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में, मैंने आपको बताया गौशाले को गोठली। ठीक है, गोठली भी कहा जाता है या गोठ भी कहा जाता है। तो इस गौशाला या गोठ का दरवाज़ा बंद करने के लिए एक लकड़ी यूज़ की जाती है, बंद करने की लकड़ी। ठीक है, तो ये एक ताले की तरह काम करती है। मान लीजिए गौशाला का ये दरवाज़ा है ना, 2 दरवाजे हैं, मान लीजिए ये देखिए ये बंद हो गया ना, बंद हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में एक लकड़ी फंसा दी जाती है, तो ये लकड़ी से क्या होता है, दरवाज़ा ओपन नहीं होगा, इसी लकड़ी को ढोस कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको कुमाऊनी अंचल में सांगल भी कहते हैं, कुमाऊनी अंचलों में इसको सांगल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हुल भी कहते हैं इसको, हुल, बहुत जगह पे हुल। चलिए अगला शब्द देखिए भगवाड़ी। ठीक है, भगवाड़ी, और मैंने आपको भटवाड़ी शब्द भी बताया था लास्ट टाइम पे, भटवाड़ी क्या होती है। ठीक है, भटवाड़ी भी एक शब्द आता है ना, सोयाबीन की जो हमारी दाल होती है उसको भटवाड़ी कहा जाता है। ठटवाड़ी भी होती है एक, मैंने उत्तराखंड के जो पारंपरिक भोज्य व्यंजन है उसमें आपको बताया है। भगवाड़ी का मतलब क्या होता है आपका,
तो भगवाने का मतलब होता है जो घराट होता है ना, घराट में, घराट पर पिसाई के बदले जो आटा लिया जाता है। घराट में कोई पीसने के लिए क्या पैसे थोड़ी लेते थे पुराने ज़माने में, पैसे का कोई मतलब ही नहीं था उसमें, तो खाने पीने से मतलब था लोगों को, बस 2 वक्त का बढ़िया खाना और दिनचर्या, यही था उस समय के लोगों का। तो घराट पर पिसाई के बदले दिया गया अनाज, पिसाई के बदले दिया गया अनाज। ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहीं घट पे गया, घट मतलब समझ लिया ना, घराट को घट भी कहा जाता है। किसी घट या पंचक्की पे मैं गया और मैं अपने साथ ले गया 50 किलो गेहूँ। 50 किलो गेहूँ उसने पीसा और बोला भैया 50 किलो गेहूँ जो है इसमें से लगभग लगभग भैया हमारा 2 किलो हमारा बनता है। ठीक है, 2 किलो पिसाई का हमारा बनता है, तो 2 किलो आटा उसने ले लिया हमसे। ठीक है, ऐसे एक आदमी से लिया तो सभी लोगों से लेते लेते उसका भी गुजारा हो जाता था, क्योंकि पिसाई का पैसा तो नहीं ले रहा बंदा, पिसा पैसे की जगह इसी चीज़ को ले रहा है। ठीक है, उसका भी आमदनी का स्रोत यही है, अपने बच्चे वो भी पालता था। तो इस जो पिसाई के बदले लिए जाने वाला आटा था, उस समय गेहूं का आटा हो, जौ का आटा हो, चावल का आटा हो या मोटे अनाज का आटा हो, इसको भगवाड़ी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भगवाड़ी। और ऐसे में आपको घटवाड़ी जो शब्द था उसका अर्थ तो पहले ही बता चुका था। घटवाड़ी जो था घराट को कहा जाता था। ठीक है, घटवाड़ी भी कहा जाता है, घटवाणी होना चाहिए वैसे, घटवाणी। एक गाना भी है इस पे, आपने सुना होगा घटवाणी, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। पीस तू घटवाणी पीस, घटवाणी नौन्याली जाडू के, पीस तू घटवाणी पीस तू, घटवाणी नौन्याली जाडू के, 6 महीना हर सील 6 महीना, भटवाड़ी नौन्याली जाड़ू के। बड़ा ही अच्छा गाना है, कई बार सुनता हूँ मैं जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो भगवाड़ी समझ गए ना, घटवाड़ी समझ गए ना। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है देखिए आपका नबू सामो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और नबू सामो देखिए हर दूसरे तीसरे एग्जाम में मैंने देखा है ये क्वेश्चन बन रहा है आजकल। ठीक है, नबू सामो जो होता है ना, जो भोटिया जनजाति की दारमा वैली है, दारमा वैली में रहते हैं भोटिया जनजाति, तो दारमा घाटी में, दारमा घाटी के भोटियाओं का, दारमा घाटी के भोटियाओं का कृषि उत्सव है, कृषि उत्सव, एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ दारमा वैली। ठीक है, तो दारमा का एक कृषि उत्सव है। इसमें क्या होता है ना, नबू सामो, जो भी हमारे खेत होते हैं, खेतों में जो फसल को ख़राब करने वाले कीड़े होते हैं, कोई भी इस प्रकार का कीड़ा मान लो जो फसल को ख़राब करता है, बीज खा देता है या फसल की जड़ को कुरेद देता है, तो इस प्रकार के जो भी कीड़े हैं उन कीड़ों का समापन हो जाए। ठीक है, तो एक ये आपका कह सकते हैं कि ये इनका रिचुअल है, जिसमें ये लगता है कि ये नबूसामो उत्सव करने के बाद जो वहाँ के स्थानीय देवता हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड में प्रत्येक गांव में एक देवता होता है जो कि गांव की रक्षा करता है, जिसको भूमियाल देवता कहा जाता है या भूमि देवता कहा जाता है, होता है ना हर गांव में। तो नबूसामो का मतलब भी है कि जो हमारे स्थानीय देवता हैं वो इस उत्सव के पश्चात जो हमारी खेती खराब करने वाले कीड़े हैं या खेती को खराब करने वाले अन्य कारक हैं, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा बारिश ना आ जाए या सूखा ना पड़ जाए, इस प्रकार की चीज़ों से हमारी खेती को बचाए, इसके लिए दारमा घाटी के भोटिया जनजाति के लोग ये कृषि उत्सव मनाते हैं, जिसको नबूसामो कहा जाता है। ठीक है, समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का सेशन, उत्तराखंड के अति विशिष्ट शब्दावली हमने देखा, महत्वपूर्ण। और सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। और चैनल पे जो कंटेंट आपको लगातार दिया जा रहा है, उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, जीएस, रिवीजन क्लासेस, करंट अफेयर्स एग्जाम डोज, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सेशन, और ये साथ ही स्थानीय जो भी टॉपिक दिए जा रहे हैं, बहुत काम के टॉपिक, अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी करें, बिल्कुल समय वेस्ट ना करें, कंटिन्यूटी बना के रखें।